मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हमने अभी मुसहर समाज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपके पास जब भी समय मिले, साल 2 साल ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और नीति नियंता लोगों को दिखाइएगा ताकि उनके लिए बदलाव हो सके। मैं वहाँ देख रहा हूँ उनके पास एक धूर जमीन नहीं, उनके पास बोने के सोने के लिए जमीन नहीं, बोने की बहुत दूर की बात है। आप देखिए, मैं सवाल कंप्लीट कर ले रहा हूँ। और उन तक जो योजनाएं, जैसे मान लीजिए महादलित विकास मिशन चल रहा है, उन तक योजनाएं भी नहीं पहुंच रही क्योंकि आधार कार्ड नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है। और वो 40 लाख की आबादी बिहार में, जो उनके लीडर हैं उनसे भी सवाल है, आप लोगों से भी सवाल है कि ये तबका इस तक कोई लाभ क्यों नहीं पहुंच रहा है। जो आरक्षण है वो सिर्फ कुछ जातियों में सीमित हो गया है, उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है जो मुसहर डोम। मैं यही बात कह रहा हूँ, सिर्फ मुसहर डोम वो तो बिल्कुल ही बेचारे हाशिए पर हैं। अब उनके लिए सरकार ने आज से 20 साल पहले एक योजना शुरू की 0.3 डिसमिल जमीन देने की, ताकि वो कम से कम घर बना सके। 0.3 डिसमिल जमीन, सरकार ने आदेश में ये कहा कि अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो सरकार वहाँ मार्केट से जमीन खरीद के इनको देगी। आज तक 1.2 लाख लोगों को ही ये जमीन दी गई है। और पिछले कुछ महीनों में जनसुराज ने एक बड़ा अभियान चलाया बिहार में, 1 करोड़ लोगों से इस बात के लिए सिग्नेचर कराया कि भाई जो दलित, महादलित, अति पिछड़े समाज के भूमिहीन लोग हैं उनको कम से कम घर बनाने के लिए जो आपने वादा किया था 0.3 डिसमिल, जो मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो बढ़ाकर पेपर पर 0.5 डिसमिल कर दिया, उनको ज़मीन दीजिए। तो जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये अगर आप सिर्फ जातियों को इस तरह की योजना का लोभ दिखाकर उनसे वोट लेते रहेंगे, ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ है। आज भी वो जातियाँ, मुझे लग रहा है जाति समाज के लोग 1960 में जी रहे हैं। 60 में नहीं है, मुझे तो 18वीं सदी में लगते हैं। बिल्कुल, आपको जानकर आश्चर्य होगा। लेकिन मजबूरी, दिक्कत यह है कि वो लोग या तो उनके पास विकल्प नहीं रहा है अभी तक, या विकल्प अगर आप आज हो गया है तो अब उनकी जिम्मेवारी है कि उन वो लोग अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए, अपने ज़मीन के लिए, अपने रोजगार के लिए वोट दें। अगर वो फिर आज जाकर जाति के नाम पर उन्हीं लोगों को वोट दे देंगे जो उनको पिछले 30-40 सालों से इस दशा में रखे हैं, तो उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। मैं आपको आश्चर्य होगा, मेरे रोंगटे खड़े होते जब मैं बताता हूँ, जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, 14 साल की बच्ची ने 4 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया है। भाई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं 2.5 साल पैदल चला हूँ, गांव अनगिनत मुसहर टोली में डोम समाज के जो बस्तियां हैं, जो पासवान समाज के लोग हैं या अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, या कई जगह पर तो मुस्लिम समाज के लोग, गांव में आप जाएंगे उस गांव को पैदल पार करना मुश्किल है। इतनी गरीबी, इतनी तभी तो मैंने कहा कि भाई आंकड़ों में जितना बिहार गरीब दिखता है उससे हकीकत मुझसे कई गुना ज़्यादा बदहाल और गरीब है। यही बात तो जब 2 साल 2.5 साल के मेरे पदयात्रा का एक लाइन का जो मैंने सार बताया वो यही बताया। आप गरीबों के लिए लड़ेंगे? आंकड़ों में बिहार जितना गरीब है, हकीकत में कहीं उससे ज़्यादा गरीब और बदहाल है। आप गरीबों के लिए लड़ेंगे? देखिए, मैं बिहार के लोगों के लिए लड़ने आया हूँ, बिहार के लिए लड़ने आया हूँ। गरीब, अमीर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, इन टुकड़ों में नहीं बांटना चाहता हूँ। यही बांट के तो लोगों ने बर्बाद किया। मैं बिहार की तरक्की चाहता हूँ, बिहार की तरक्की के लिए लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर प्रस्थापित किया जाए। यहाँ के बच्चों के लिए पढ़ाई हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। इसके अलावा कोई दूसरा ध्येय नहीं है। चलिए, आप लड़ेंगे, हम देखेंगे, क्योंकि हमने तो देखा अक्सर जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं वो अमीर हो जाते हैं, गरीब गरीब रह जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा आपको, आपने मुझे प्रॉम्प्ट भी किया, तो मैंने नहीं कहा कि मैं गरीब की लड़ाई लड़ूंगा कि पिछड़ों की लड़ाई लड़ूंगा। मैं बिहार की लड़ाई लड़ने आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गरीब तो खैर बिल्कुल ही बदहाल दशा में जी रहा है। जो यहाँ पर सो कॉल्ड वेल ऑफ लोग हैं उनकी भी हालात इतने अच्छे नहीं जो आप बता रहे हैं। मैं पैदल चला हूँ, 20-20, 30-30 बीघे के मालिक जी, वो आकर पैदल चलते हुए 10,000, 20,000 रुपये नौकरी के लिए लोग हाथ जोड़ते हैं कि भैया हमारे घर में एक लड़का है, इसको 20,000 का नौकरी, कुछ अपने साथ रख लीजिए, 20,000 का नौकरी दिलवा दीजिए। तो बिहार में जब आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं, 100 में 80% लोग बदहाल हैं, तो आप इनको अगर गरीबी से निकालना है तो पूरे बिहार की तरक्की की बात करनी होगी, टुकड़ों में बात करने से नहीं होगी। मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ, शराबबंदी। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, पहला फैसला हम शराबबंदी कर देंगे। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा अन्याय होगा लोगों के साथ? नहीं, देखिए, पहली बात तो आप समझिए कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जैसे जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, हम फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी नहीं है। ये सत्य है। बिहार तो अगर ये सत्य है तो जो अभी कानून बना हुआ है, शराबबंदी के नाम पर एक फर्जी कानून बना हुआ है, उस कानून की वजह से शराब की दुकानें बंद हो गई और हर घर में शराब बनने और बिकने लगा। इससे हुआ ये कि 20,000 करोड़ रुपया हर साल बिहार सरकार का नुकसान हो रहा है।
और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास, माफियाओं के पास। और इससे लोगों ने बताया कि महिलाओं को फ़ायदा होगा। तो भाई महिलाओं को अगर फ़ायदा होता, 8-8.5 लाख लोगों पर, गरीब परिवारों पर केस हो गया, 6.5 लाख लोग मुकदमे में फंसा दिए गए, करीब 1.25 लाख लोग आज भी जेल में हैं। जो लोग जेल में हैं शराबबंदी के इस फर्जी कानून की वजह से, आप जाकर देखिए, वो ज़्यादातर गरीब, अति पिछड़े, दलित समाज के लोग हैं, जिनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो कोर्ट में जाए, केस लड़े, बेल कराएं, बाहर निकले। और जो लोग सही में शराब पी रहे हैं, शराब का धंधा कर रहे हैं, वो तो सब बाहर घूम रहे हैं, वो तो सब बड़े लोग हैं। मैं आपकी बात से कतरा कर, मैं ये कह रहा हूँ, आप गांधी जी को मानते हैं, मैं आपको बिल्कुल देखता मानते हूँ, हैं। बहुत मजबूती से आप उनकी बात रखते हैं और अच्छा लगता है ये जानकर। आप उल्टा भी तो कह सकते हैं कि मैं शराबबंदी का जो फर्जी कानून है, जैसे मान लीजिए कि शराबबंदी बिहार में शराबबंदी लागू है और बिहार में शराब मिलती है, ये दोनों बात सत्य है, सब जानते हैं। अगर नहीं होता तो सड़क पे नहीं लिखा होता शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। लेकिन आप इसका उल्टा भी तो कह सकते थे कि मैं एक्चुअल में शराबबंदी लागू नहीं, करूंगा। मेरा उस पर कोई यकीन नहीं है, क्योंकि आपने गांधी की बात कही। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि इस कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दिया जाए। गांधी को जिन लोगों ने गहराई से पढ़ा है, सुना है, वो बात ऐसा कभी कह ही नहीं सकते। हमने इस पर बहुत रिसर्च किया है। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया है कि समाज को, सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि समाज में शराब का प्रचलन न बढ़े। उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून बनाकर, ये तो गांधीवाद के बिल्कुल उलट बात है। गांधी जी तो कोई भी चीज़ कानून बनाकर जबरदस्ती कराने के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्होंने तो ये कहा कि लोगों को शाकाहारी होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि आप कल कानून बना देंगे कि जो लोग शाकाहारी नहीं है वो गैर कानून, वो उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा? तो गांधी को पहले तो ये गांधी के नाम पर ये फर्जीवाड़ा मत फैलाइए कि गांधी शराबबंदी का कानून चाहते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, शराब के खिलाफ थे। शराब पीने और इसके प्रचलन के खिलाफ थे। गांधी जी ने अगर शराब के कानून, शराब को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कही होती तो देश आज़ाद हुआ। उस समय गांधी जी कह देते कि पूरे देश में कानून बना दो। लेकिन गांधी जी ने कभी इस बात की, अपने पूरे जीवन में इस बात को नहीं, कानून के जरिए, दबाव के जरिए गांधी जी ने कभी किसी बात को करने को के गांधी खिलाफ थे। तो ये गांधी के नाम पर इस फर्जी कानून को बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, हम लोग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं। आपका ये सवाल ठीक है भाई, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि पूरी तरह से शराबबंदी लागू कर देंगे? इसलिए कि दुनिया भर में, अमेरिका से, खाली बिहार का बात छोड़िए, भारत का, अमेरिका से लेकर दुनिया भर के देशों ने इस बात की कोशिश की है अलग अलग समय में कि शराबबंदी लागू किया जाए। और लोगों ने ये पाया, सरकारों का, समाज का, राष्ट्र का, राज्यों का ये अनुभव रहा कि ये संभव ही नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने ये कर दिया कि इसको रेगुलेट करना बेहतर ऑप्शन है, बजाय इसके कि इसको बंद कर दिया जाए। तो अगर आप एविडेंस, दुनिया में कहीं इस बात का प्रमाण ही नहीं है कि शराबबंदी लागू किया जा सकता है, तो प्रशांत किशोर भी आएंगे तो उसको लागू नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि उसको लागू करने के जो फायदे, नफे, नुकसान हैं, अगर आप लागू कराने के लिए सरकार की पूरी व्यवस्था को उसी में लगा देंगे तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि जिस पुलिस को कानून व्यवस्था का काम करना था वो शराबबंदी को लगाने, बनाने, छुपाने, कमाने में लगा हुआ है। जिस शिक्षक को पढ़ाने का काम करना था उससे सरकार शराबबंदी का निरीक्षण करवा रही है। हर पूरा सरकारी तंत्र शराबबंदी को लागू करने, उसको छिपाने, उससे कमाने में लगा हुआ है। तो इससे बहुत बेहतर विकल्प यह है कि उसको रेगुलेट कर दिया जाए, कम मात्रा में शराब उपलब्ध हो, जहां उपलब्ध हो वो स्वेच्छा से लोग पिए, और जिनको पीना वो पिए, उस पर टैक्स भरे। गलत शराब बनना बंद हो जाएगा, माफियागिरी बंद हो जाएगी, अवैध शराब से मरने वालों की संख्या करीब करीब खत्म हो जाएगी। वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है। लेकिन ऐसा उदाहरण भी तो नहीं मिलता देश में कि जैसे मान लीजिए जिन राज्यों में शराब मिलती है, जैसे यूपी का उदाहरण लेते हैं, यूपी में शराब मिलती है और यूपी में अवैध शराब भी बनती है कई जगहों पे। मैं राजस्थान में गया, वहाँ पे भी शराब मिलती है, अवैध शराब बनती है। और ये शराब बना कौन रहा है? वो तबका जो बहुत हाशिए पे, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। जैसे मैं मुसहर टोले में गया, वहाँ अलग अलग टोलों में शराब बनती है और लोग शराब पीते मरते हैं उसको पी के, महिलाएं तक वो शराब की आदी हो गई। इस पे कोई काम करने का प्लान है कि ये कैसे ठीक किया ऐसा है, मैंने वही कहा कि उस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करने की जरूरत है। जब आप उसको अंडर कवर रखेंगे जी, तो शराब के बनने, उसको स्टोर करने, वितरण, कंजम्पशन की पूरी चीज अंडर कवर है। तो सरकार अगर देख भी रही कि यहाँ गैर कानूनी शराब बन रहा है तो डर के मारे कोई रिपोर्ट नहीं करता है, क्यों? अफसर जो है, पुलिस वाला है, वो समझता है कि अगर हम बताएंगे कि यहाँ पर गैर कानूनी शराब बन रहा है तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो शराब की जो व्यवस्था है उसको रेगुलेट कर दिया जाए, ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि कौन बना रहा है, कहाँ बिक रही है और कौन पी रहा है। ये जरूरी है। 2-3 चीज़ों से शराब से जुड़े हुए न्यूसेंस को कम किया जा सकता है। एक कि सड़क पर पीकर घूमना, उस चीज़ को अगर आप
कड़ाई से लागू कर दें तो कोई न्यूसेंस नहीं क्रिएट होगा जब रोड पे, उस चीज़ को लागू किया जा सकता है। दूसरे जो संवेदनशील जगह हैं, जो स्कूल हैं, मंदिर हैं, सामाजिक स्थल हैं, वहाँ पर शराब के ठेके न दिए जाएं, उस तरह की व्यवस्था, रेगुलेटेड शराब अगर बिके तो उससे। लेकिन यही जो आपके विरोधी हैं, खासकर मैं मुजफ्फरपुर में था तो एक बुजुर्ग मिले और बोले प्रशांत किशोर तो यही चाहते हैं कि सड़क पे लोग पहले की तरह दारू पी घूमने लग जाए। भाई हर आदमी का अपना नजरिया हो सकता है। देखिए अब आज क्या शराब पीकर लोग रोड पे नहीं घूम रहे हैं? आज भी घूम रहे हैं। मैं पैदल चला हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब मुझे शराब पीकर लोग मेरे साथ चलते हुए मुझे नहीं पाए, मैंने नहीं मुझसे मिले हों। कोई ऐसा दिन नहीं मिला जब सभाओं में लोग शराब पीकर न दिखे हो। मैं हर सभा में महिलाओं से पूछता हूँ भाई शराब बिक रहा है कि नहीं। तो अभी क्या हो गया है, लोग, महिलाएं भी ये कह रही हैं कि भाई कम से कम पहले ये तो था कि 100 रुपये में शराब मिलती थी, अब तो वो वही 100 रुपये की शराब 300 में मिल रही है। ये भी नहीं पता है कि वो शराब सही है कि गलत है। शराब उतनी ही बिक रही है, लोग पी उतना ही रहे हैं। तो इससे फायदा किसका हो रहा है? जी, सिर्फ भ्रष्ट नेताओं का फायदा हो रहा है, भ्रष्ट अफसरों का फायदा हो रहा है। लेकिन इसमें जो मैं दूसरी तरफ आपको ले जा रहा हूँ कि जो महिलाएं शराब बना रही हैं या जिन गरीब तबकों में शराब बन रही है, उसमें होता क्या है कि ज़्यादातर कई बार होता है महिलाएं विधवा हो जाती, तो शराब के साथ साथ उनका शोषण भी होता है। बिल्कुल, वो ठीक बात है। देखिए मैं वही बात आपको कह रहा हूँ, जब तक आप इसको अंडर कवर रखेंगे जी, तो वो शोषण होता ही रहेगा। और शराब, जो लोग अवैध शराब बना रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वो इतना बड़ा जीवन में रिस्क ले रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। वो ऊपर बैठा हुआ कोई शराब का माफिया जो इन गरीब परिवारों में इनको शराब को कुछ चंद पैसों के लिए ये रिस्क लेने के लिए मजबूर कर रहा है कि आप गलत शराब बनाइए, और फिर वो वितरण वो कर रहा है, पैसे वो कमा रहा है। इनको तो कुछ पैसे मिलते हैं और लोग जीने खाने के लिए गरीब तबकों में ये बना रहे हैं। इसी चीज़ को रोकने की तो बात हम लोग कर रहे हैं।